हाँ हो गया, चलो जब बंद हो जाए तब मुझे बोल देना, वाह नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ? हाँ चलो ठीक है, मैं आना चाहिए, जाना भी चाहिए। अपन पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में कहे तो मानव जनन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। एक तो नर जनन तंत्र, दूसरा कौन सा जनन तंत्र? मादा जनन तंत्र। अब इसमें अपन को मेन चीजें पढ़नी क्या क्या है? तो पढ़नी एक तो ये है कि विविध हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं जिनके कारण कुत्ते अपनी बाउंड्री निर्धारित करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, क्यों निर्धारित करते हैं, ये सारी चीजें एक तो इसमें। एक दूसरी चीज है डॉक्टर को सोनोग्राफी में कैसे पता लगता है कि लड़का है या फिर लड़की है, ये इसमें। तीसरी जो मेन बात है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनन तंत्र में संतति उत्पन्न मानव के समान कैसे होती है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसी के तहत अपन चर्चा कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग मैं समझा चुका था आपको। इसमें 3-4 चीजें थी, एक तो टेस्टिस था, एक वेस डिफेंस था, एक प्रोटेस्ट ग्लैंड थी, नेक्स्ट पेनिस था और लास्ट हार्मोन स्रावित होता था नर से। वो कौन सा हार्मोन कहलाता था? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस को आप सामान्य भाषा में जो कहते हो वो वृषण कहते हो, और वृषण मानव में कितना होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका एक तो मुख्य कार्य में होता है स्पर्म का निर्माण करना। किसका निर्माण करना होता है? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे शुक्राणुओं का ये निर्माण करते हैं। दूसरा और ये चीज क्या करते हैं? तो एक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। मेन कौन सा हार्मोन कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? तो वो पुरुषत्व का निर्धारण करता है। मतलब जो बच्चा होता है अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आने लग जाता है मतलब वो पुरुष बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं आने लगता है तो मतलब वो पुरुष नहीं होता है। एक दूसरी बात ये, अगर टेस्टिस किसी में नहीं होते तो वो क्या होता है? तो अगर ये टेस्टिस दोनों किसी में नहीं होते मतलब स्पर्म का निर्माण ही नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? शुक्राणुओं का। और जब शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? हिजड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें टेस्टिस नहीं होते इसलिए इसको हिजड़ा कहा जाता है। किसी भी मानव को कहा जाता है, जब भी आप देख रहे होंगे ये हिजड़ा है वगैरह बोलते हैं, तो उसमें मुख्यतः अभाव होता है। वो किसका होता है? टेस्टिस का अभाव होता है, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषत्व का निर्धारण करता है। अब इसके तहत होता क्या है? तो जो लड़के होते हैं उनकी आवाज भारी होने लग जाती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होने लगता है तो उनकी दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कंठ है वो विकसित होने लग जाता है, मतलब दिखने लग जाता है। किसी भी लड़की और लड़के में अगर पहचान करती हैं, दोनों ने हूबहू कपड़े पहन रखे हैं, बाल भी सेम है, आंखें भी लिपस्टिक वगैरह कुछ लगा दी, आंखों में तो आईलाइनर लगाते हैं, सॉरी मतलब होठों पर लिपस्टिक वगैरह लगा दिया, पर मैं क्या जानूं कौन सा कहाँ लगाते हैं, तो ठीक है। फिर भी पहचान करनी है कि भाई ये लड़का है या फिर ये लड़की है। तो पहचान करने का एक ही उपाय है कि आपको क्या देखना पड़ेगा? कंठ देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लड़की होगी तो कंठ नहीं होगा, अगर लड़का होगा तो कंठ होगा, उससे पता चल जाएगा। और ये जो होते हैं वो लगभग विकसित होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कुत्ते होते हैं वो अपनी बाउंड्री डिसाइड करते हैं। तो उन बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है? वो जहां पर भी पेशाब करते हैं उसमें एक मुख्यतः हार्मोन का स्राव होता है। वो कौन से हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अब जब भी कुत्ता होगा वो आपकी बाइक साइकिल वगैरह कुछ पड़ी हुई होगी तो एक पैर ऊंचा करके मुड़ जाता है। हम उस साइकिल या उसको ले जाते हैं, बाइक को ले जाते हैं, तो दूसरे एरिया में जाते हैं तो दूसरे कुत्ते होते हैं वो पीछे पीछे भागते हैं, ध्यान हो तो भौंकते हुए, ठीक है। वो आपकी बाइक के पीछे नहीं भाग रहे होते, दरअसल उनको बाइक से क्या लेना देना? आप चला रहे हो, आप उसमें पेट्रोल भर रहे हो, कोई कुत्ता थोड़ी भर रहा है, नहीं भर रहा है। उनको उस बाइक से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही आपकी उस साइकिल से कोई लेना देना होता है। उनको ये पता लगता है कि वो अपनी बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। अब जैसे ही वो एक कुत्ता होता है कोई वो पेशाब कर जाता है तो उनको क्या लगता है जैसे ही दूसरे एरिया में अपन जाते हैं तो वहां का कुत्ता सूंघता है, उसको लगता है कि मेरे यहाँ पर कोई कुत्ता आ गया है, और वो आपको कुत्ता समझ लेता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यही कारण है कि हमेशा एक बात बोल दी जाती है, एरिया हमेशा कुत्तों का होता है। तो एरिया डिसाइड जो करने का काम करते हैं वो हमेशा कुत्ते करते हैं, ठीक है। आप भी कहीं पर ये जाकर मत बोलना कि ये एरिया मेरा है, अगर वो जानकार होगा सीधा समझ जाएगा कि ये भी कुत्ता ही है तो ये चीजें मेन होती है। अब यहां से जो शुक्राणु बनते हैं वो एक नली द्वारा जाते हैं और उस नली को अपन कहते हैं वेस डिफेंसा। ये भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। ये वेस डिफेंसा नली द्वारा जाते हैं। यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो आपकी पेशाब का और ये दोनों मार्ग एक ही होते हैं। तो ये
जब शुक्राणु जाता है तब पेशाब को रोकने का काम करती है, जब पेशाब जाती है तब शुक्राणु को रोकने का काम करती है पेनिस में। और इस जो ग्रंथि होती है उसको हम एक और चीज कहते हैं, वो कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद पेनिस होता है जो शुक्राणुओं को त्यागने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये हमारा जनन तंत्र है। वो हमारा कौन सा जनन तंत्र है? मेल रिप्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ये नर जनन तंत्र है। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक तो मुख्य अंग होता है, दूसरे सहायक अंग होते हैं। मुख्य अंग वो कहलाता है जो निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और यहाँ पर स्पर्म का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? टेस्टिस। क्या हुआ? स्टोरेज फुल हो गया। इतना बड़ा कैमरा स्टोरेज कैसे फुल हो सकता है यार? शुरू ही है रामपुर, मुझे पता नहीं पड़ता है। सर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा ऐसे ही लग रहा था, वो नहीं लगना चाहिए, नहीं होता है ऐसे ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप मुझे भटका देते हो। टेस्टिस होते हैं, वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, तो वो प्राथमिक अंग कहलाते हैं। बाकी जो भी चीजें रहती है, ये इतनी सारी चीजें, वो हमेशा हमारी कौन सी अंग कहलाती है? द्वितीय अंग कहलाती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना दूसरा कौन सा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र। इसको समझाना बाकी था, इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें भी दो भाग होंगे, एक तो प्राथमिक अंग होंगे, दूसरा कौन सा अंग होगा? द्वितीय अंग। प्राथमिक अंग कौन सा कहलाएगा? तो जो यहाँ पर अंडे का निर्माण करेगा। अब अंडे का निर्माण जो करता है वो हमारा पहला भाग करता है, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी में अंडे का निर्माण होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंडाशय। तो ये हमारा प्राथमिक अंग हो जाता है, ठीक है। कभी भी पूछे कि मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो ओवरी इसका प्राथमिक अंग होता है। नेक्स्ट आगे दूसरी क्या क्या चीजें होती है? ये ट्यूब होती है और इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के बाद जो ये भाग होता है वो हमारा गर्भाशय कहलाता है। और गर्भाशय को अंग्रेजी में जो कहते हैं वो कहते हैं यूटेरस। ये कहलाती है वेजाइना या वेजिना, ठीक है। और ये जो होती है वो हमारी ओवरी होती है। अब ओवरी का जो मुख्य काम होता है, तीन हार्मोन और बचते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और तीसरा कौन सा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। यहाँ पर देखना क्या क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन कब स्रावित होता है और इसके स्रावित होने से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होता है और इसके स्रावित होने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या असर पड़ता है? रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन अगर स्रावित नहीं हो तो क्या असर पड़ता है? और नेक्स्ट, अगर किसी में लगभग आपने सुना होगा 8वां 10वां या 12वां बच्चा होता है, या 12 बच्चों के बाद में कभी कभी 13वां बच्चा होता है, उस समय माता की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो शरीर में बनना कम हो जाता है, तो उस माता की मृत्यु हो जाती है। ये तीन हार्मोन पर निर्भर करता है। तो हमें इन हार्मोनों को देखना है कि कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत आसान है मादा जनन तंत्र। सबसे पहले मैंने ओवरी बता दिया। ओवरी हमेशा एक तो लेफ्ट वाली ओवरी होती है, मतलब दाहिनी ओवरी या दाहिना अंडाशय या दायां अंडाशय। दूसरा हमारा कौन सा अंडाशय होता है? बायां अंडाशय होगा, ठीक है। अब आगे, हमेशा ये जो ओवरी होती है वो सर्कल में काम करती है, मतलब एक महीने अगर आपका दायां अंडाशय एक्टिवेट होगा तो दूसरे महीने ये आराम करेगा, इसको आराम की जरूरत होगी, तो नेक्स्ट महीने जो भी अंडाशय सक्रिय होगा वो बाएं वाला अंडाशय सक्रिय होगा। और इस तरह से यहाँ पर बाएं अंडाशय से अंडाणु बढ़ेंगे। इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या करना होता है? अंडाणुओं का निर्माण करना होता है, बाकी और कोई इनका काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण करना था मुख्य काम, यहाँ पर किसका निर्माण करना है? अंडाणुओं का निर्माण करना है। अब अंडाणुओं का निर्माण होता है वो ओवरी में होता है, मतलब अंडाशय में होता है। और ये अंडाशय जो पाया जाता है वो मादा में पाया जाता है, मतलब महिला में पाया जाता है। जो वृषण पाए जाते थे वो हमेशा किस में पाए जाते थे? पुरुष में पाए जाते थे, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट होती है इन दोनों की कहानी। देखिए, अंडाणु इसमें मान लो जनवरी में यहाँ पर बन गए। अब अंडाणु बन गए, लड़की के द्वारा बनाए गए हैं, यानी अंडाशय में बनाए गए हैं। अब ये लड़की के स्वभाव क्या होंगे? लड़की के स्वभाव क्या होंगे? मतलब यहाँ पर जाकर शर्मा कर बैठ जाएंगे दुल्हन की तरह, तो वो मैं बैठ गई। नेक्स्ट आगे, इनको ढूंढने का काम होता है वो लड़कों का होता है, इधर उधर मुंह मारने का, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको ढूंढने के लिए जो आते हैं वो हमारे स्पर्म आते हैं।
ये तो दुल्हन होती है, ठीक है। तो जो ढूंढने के लिए आते हैं वो कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। ये अंडाणु ओवरी में बनते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वहां पर जाकर, यहां से जैसे ही निकलेंगे निस्तारित होंगे तो नेक्स्ट यहां पर जाकर सीधे यहां पर जाकर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ये कोई गति नहीं करते हैं, नेचर ही ऐसा है, ठीक है। जैसे लड़की का नेचर होता है चूल्हा चौका रोजगार वगैरह संभालना, उसका घर का काम करना, इनका भी सेम टू सेम नेचर होता है कि यहाँ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। इनको ढूंढते हुए जो आते हैं वो हमारे स्पर्म, मतलब क्या आते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु सबसे पहले डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, पुरुष से, वो यूटेरस में होते हैं। यूटेरस का मतलब क्या होता है? गर्भाशय में ये डिस्चार्ज होते हैं। अब जैसे ही डिस्चार्ज होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ये भागते हैं, क्योंकि इनका काम ही भागना होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है? 20 मिनट। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है? 7 लाख होती है, ठीक है। एक चम्मच स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है और एक चम्मच स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है वो 7 लाख होती है। अब ये गति क्यों करते हैं? तो कुछ शुक्राणु होते हैं वो हमेशा इस तरह के बने होते हैं। इनका ये मुख्य अंग होता है या मुख होता है, ये शुक्राणु है पूरा, ध्यान रखिएगा। और इनकी ये जो होती है वो आपकी क्या होती है? पूंछ होती है। पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वो इनको गति करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। अंडाणु के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए कभी अंडाणु गति नहीं कर सकता। आगे जाकर कंपटीशन में यही प्रश्न पूछेंगे कि अंडाणु के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है, यही क्वेश्चन मैन बनते हैं, बाकी कोई बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, तो ये जो पूंछ होती है वो इनको गति करवाती है। अब जैसे ही गति करवाती है तो ये कंपटीशन में भागना शुरू करते हैं कि सबसे पहले इस ओवरी में बैठी हुई दुल्हन है, अंडाणु है, उसके पास सबसे पहले कौन पहुंचता है। जब कौन पहुंचता है ये गति करता है। कुछ तो इस तरफ मुड़ते हैं, कुछ बेसुरे होते हैं जिनको कहाँ जाना ये पता ही नहीं होता है, तो यहाँ पर जब छत पर जाकर ये लगता है धड़ाम देके मर जाते हैं ये, ठीक है। कुछ इधर जाते हैं, बाई चांस इधर अंडाणु बना ही नहीं होता है तो ये भी मर जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ पहुंचते इधर और सीधे अंडाणु से जाकर टकराते हैं और यहाँ पर आपका निषेचन होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं और यहां से भ्रूण का विकास होना शुरू होता है तो इसी प्रक्रिया को एक प्रक्रिया कहा जाता है और उसको क्या कहते हैं? निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद यहाँ पर बनना शुरू होता है, क्या बनना शुरू होता है? युग्मनज। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो कौन सी ट्यूब में होगी? फैलोपियन ट्यूब में। कौन सी ट्यूब में होगी? समझ में आ गया? अब ये यहाँ पर कोई इनको पोषण दे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो पोषण देने के लिए ये यहाँ से स्थानांतरित होते हैं। किधर स्थानांतरित होते हैं? गर्भाशय में, क्योंकि अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका होता है, अब ये गति कर सकता है। ये कहाँ पर आते हैं? गर्भाशय में आते हैं। अब गर्भाशय में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक झिल्ली का निर्माण होता है और उस झिल्ली को कहा जाता है इम्यूनोसेप्टिक सेल। ठीक है। अब ये झिल्ली कैसी होती है? तो आपके घरों में भैंस वगैरह होगी, वो जब बच्चे देती होगी तो उसके चारों ओर एक पतली सी झिल्ली होती है, प्लास्टिक की थैली जैसी, जिसको वो चाट कर सही कर देती है थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो जो झिल्ली होती है वो कौन सी झिल्ली कहलाती है? इम्यूनोसेप्टिक सेल, ठीक है। अब उस झिल्ली में वो यहाँ पर भ्रूण रहता है, बच्चा रहता है। इस भ्रूण को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने का जो काम करता है वो एक हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हमेशा बच्चे को सुरक्षा देने का जो यानी प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है, उसको कुछ क्षति नहीं होने देता है, वो हमारा कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये दो क्या करते हैं हराम को, ये हमें देखना होगा। देखो एस्ट्रोजन हार्मोन और तीसरा कौन सा हार्मोन रह गया? रिलैक्सेशन। एक हार्मोन तो आपको पता चल गया, कौन सा हार्मोन पता चल गया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था वो पुरुषत्व को प्रदर्शित करता था, इसी तरह एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो महिलाओं के गुण को प्रदर्शित करने लग जाता है। आपने देखा होगा जब तक बालिका 13 वर्ष की नहीं होती है उसको अपने रूप वगैरह पर का कोई ख्याल ही नहीं रहता, बस नाक इतने तक बहती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जैसे ही वो 13 वर्ष की हो जाती है, मतलब 9वीं या 10वीं पढ़ने लग जाती है, तो फिर इधर से लड़कियां निकलना, इधर से लड़कियां निकलना, सारे सिस्टम उसके शुरू हो जाते हैं।
ये कोई प्रकृति प्रदत्त है, ध्यान रखिएगा, कोई ये आप नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आप में संचरित हो रहे, वो आप में बदलाव ला रहे रेगुलर, तभी आपका दिमाग लगेगा इस सजने संवरने में। अगर आप 5 साल की लड़की को कहोगे तू सज संवर, तो वो जाके अपना जो दौड़ा होता है या मिट्टी होता है उसमें वापस जाके बैठ जाएगी, लेट जाएगी वगैरह करेगी, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि इस मिट्टी में जाके खेल, तो अभी मुंह बिचकाओगे। तो उसका कारण क्या है, प्रकृति से प्रदत्त जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं कि अब भाई तुझे सजना है ये बता रहे, संवरना है ये बता रहे, मतलब सारी चीजें होती है वो प्रकृति प्रदत्त हार्मोन द्वारा डिसाइड होती है। सेम टू सेम पुरुषों में भी होता है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जब तक नहीं आता है, पुरुष जो लड़का होता है उसको भी किसी भी दुनिया में किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन 13 या 14 साल का जैसे ही होता है तो उसको सबसे पहले मोबाइल चाहिए होता है, SMS करूंगा इसलिए चाहिए होता है, ठीक है। SMS में 2-4 बातें वो लिखकर भेजता है या सामने वाली एस्ट्रोजन हार्मोन के दबाव में लेकर भेजती है, फिर उनकी क्रियाक्रम चालू हो जाते हैं, पता नहीं कैसे चालू होते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक तो हार्मोन का उमड़ना होता है, एक हार्मोन का बैलेंसिंग होना होता है। अब हार्मोन का उमड़ना क्या कहलाता है, बहुत सीधी, ये भी बहुत अच्छी चीज है। हार्मोन का उमड़ना क्या कहलाता है, हार्मोन का उमड़ना क्या होता है, इसको एक उदाहरण दे के समझा सकता हूं मैं कि देखिए, मान लो वो दोनों बातें कर रहे हैं, अचानक रात को 3 बजे उसने कहा कि जानू मुझे समोसा चाहिए। नहीं हो सकता बाई चांस वो कहते मुझे कचौरी चाहिए, वो ये तक नहीं देखता है कि रात की 3 बजी है कि 2:30 बजी है, सीधा पहुंच जाता हलवाई के पास, बोलता कचौरी चाहिए। उसका खाने का मन हुआ है, कैसे नहीं खाएगी, हम देंगे और खाएगी। और शाम को 5 बजते बजते, यार सुबह में 5 या 6 बजते बजते हाथ में कटोरा लेके पहुंच जाता है कि लो कचौरी खा लो, ठीक है। ये होता हार्मोन का उमड़ना। हार्मोन का बैलेंसिंग होना क्या कहलाता है, वही आदमी उम्र लगभग जब 45 हो जाती है और वही औरत जो लड़की होती है वो कहती है 45 साल की उम्र में कि मुझे कचौरी चाहिए रात के 3 बजे, कहेगा पागल औरत, अब तुझे सोने नहीं आता। तो इसको कहते हैं हार्मोन का बैलेंसिंग होना। उस समय हार्मोन सही हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर इससे पहले हार्मोन सही होते ही नहीं है सब, तो वो दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन, अपन बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, तो मतलब महिलाओं का आकर्षण बढ़ाना शुरू कर देता है, आवाज उनकी पतली करना, मतलब बहुत मधुर आवाज जो होती है आप जो कहते हो वो शुरू हो जाती है, उनका सजना संवरना, चेहरे पर उनका निखार आना, ठीक है, स्तनों का, उनका स्तन ग्रंथियों का विकसित होना जिससे स्तन विकसित होते हैं, ऐसी चीजें ये सारी जो करता है वो हमारा कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये मैंने बताया था, प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देता है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए उसको प्रोटेक्शन देने का जो काम होता है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो जब भी प्रसव होना होता है तब यहाँ पर रिलैक्स, मतलब प्रसव को आराम पूर्वक बनाने के लिए आसानी से हो जाए, इसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसके बाद इन पसलियों में गैप होना शुरू होता है और यहाँ से बच्चा बाहर आराम से आ सके। इसका जो मेन काम करता है वो आपका रिलैक्सिन हार्मोन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब भी एक औरत के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो शरीर की एक फिक्स लिमिट होती है, हर बार रिलैक्सिन हार्मोन बनाना होता है, उतनी कोशिकाओं का विभेदन होना आवश्यक होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो नॉर्मली रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की ज्यादा बढ़ती जाती है उस समय रिलैक्सिन हार्मोन अपने बॉडी में बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हो सकता है किसी का खान पान अच्छा हो तो रिलैक्सिन हार्मोन बन सकता है आगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद हमेशा बंद हो जाएगा, लेकिन बनना बंद हो जाता है। अब इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम ये होता है पहले जो गर्भ में बच्चा होता है उसके पैर इस तरफ होते हैं, माथा इस तरफ होता है, लेकिन जैसे अपन खड़े वैसे वैसे ही होता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो इस बच्चे को घुमाता है पूरा पूरा जब प्रसव होने वाला होता है तब, और इस बच्चे को घुमा के माथा ये नीचे लेता है और पैर उल्टे कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी किसी में रिलैक्सिन हार्मोन कम स्त्रावित होता है,
ज्यादा बच्चे हो जाते हैं इसके बाद में। जब कम स्रावित हो जाता है तो वही सिस्टम होता है कि इस रिलैक्सिन हार्मोन को इस बच्चे को घुमाना होता है। जब घुमाता है तो रिलैक्सिन हार्मोन इतना कम पड़ जाता है कि उस बच्चे को थोड़ा सा घुमा पाता है, ज्यादा घुमा ही नहीं पाता है। अब थोड़ा सा घुमा पाता है उसमें क्या होता है कि इस बच्चे के पैर तो या तो इस साइड में आते हैं, माथा इस साइड में आ जाता है, तो बच्चा पूरा टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा हो जाता है उतना गैप यहाँ पर होता ही नहीं है, ऐसे में प्रसव हो ही नहीं सकता। और जब प्रसव नहीं होता है तो सीधी बात होती है कि यहाँ पर डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? अरे किसकी डेथ होगी? जो मादा है, फीमेल है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, अब उसकी डेथ से बचना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो आपकी सीजरियन डिलीवरी कहलाती है, जिसमें पेट को फाड़ कर बच्चे को निकाला जाता है। वो सीजरियन डिलीवरी इस रिलैक्सिन हार्मोन की कमी के कारण की जाती है। एक रिलैक्सिन हार्मोन मेन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका भी कारण मैं बता देता हूँ कि जैसे ही महिला गर्भवती होती है तो दोनों भागते हैं डॉक्टर के पास में कि दवाई करवाने जा रहे हैं। ठीक है। अब जो डॉक्टर होता है वो बड़ा हरामखोर होता है। हरामखोर कैसे होता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा देता है तो 5,000 रुपये में काम कंप्लीट हो जाता है। अगर वो सीजेरियन डिलीवरी करवाता है, मतलब चीर फाड़ करता है, तो उसको 50-60 हजार रुपये मिल जाते हैं। अब ऐसे समय में डॉक्टर क्या सेलेक्ट करता है? डॉक्टर ये चाहेगा कि मुझे 50,000-60 हजार रुपये मिले। जब 50,000-60 हजार रुपये मिलने हैं मतलब स्वाभाविक है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होनी नहीं चाहिए। जब नॉर्मल डिलीवरी होनी नहीं चाहिए मतलब स्वाभाविक है कि वो डॉक्टर चाहेगा कि यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़े, ऐसी स्थिति आए। और ऑपरेशन करना पड़े ऐसी स्थिति कब आती है? जब रिलैक्सिन हार्मोन बहुत कम हो। अब ऐसा कब होगा? तो डॉक्टर क्या करता है, रोज उसको कहता है तू एक गोली सुबह में खा लेना, एक गोली ये शाम को खा लेना। और वो गोलियां दरअसल होती है इस रिलैक्सिन हार्मोन को शरीर में कम करने वाली। ठीक है। अब महिला जानती है नहीं, बेवकूफ औरत, वैसे औरतें तो बेवकूफ ही होती है उसमें कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है। तो वो खा लेती है, सुबह शाम ऐसे खाती है जैसे उसमें विटामिन प्रोटीन सारे उसी में डाले गए। टाइम टू टाइम खाती है हरामखोर। तो पति कुछ कहता तो भी मानती है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर उसके रिलैक्सिन हार्मोन जो बॉडी में होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जब कम हो जाते हैं तो उसके जो बच्चे होता है लास्ट में वो पूरा घूम नहीं पाता। वही सिस्टम वापस हो जाता है कि वो टेढ़ा हो जाता है और फिर अटक जाता है। उस समय आराम से डिलीवरी करवाने में प्रॉब्लम होती है। एक और मेन बात होती है कि रिलैक्सिन हार्मोन कम होता है। तो आजकल सारी लड़कियां हैं वो महारानियां बन गई है। ठीक है। महारानियां कैसे बन गई है? जैसे ही घर पे आती है पुरुष के तो काम करना छोड़ देती है और ऑर्डर करना चालू कर दी। तुम झाड़ू निकालो, तुम पानी निकालो। बेचारा लिंगानुपात कम है, उसको जैसे तैसे मिली होती है तो संभालना होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। वो सोचता है कि यार ये भी छोड़ के भाग जाएगी तो सारी उम्र में रंडवा ही रह जाऊंगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि उसके कोशिकाओं का, जितना व्यक्ति ज्यादा काम करता है गर्भकाल में, उसके शरीर की कोशिकाओं का उतना तेज गति से विभाजन होता है। और जितना कोशिकाओं का तेज गति से विभाजन होता है उतना शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है। अब वो काम करती है नहीं, आराम से पलंग पर बैठ जाती है और टीवी लगा देती है और कुमकुम भाग्य देखने लग जाती है। मेन काम यही होता है उनका, और कुछ काम ही नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, ऐसी कंडीशन में यकीन मानिए कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। रिलैक्सिन हार्मोन कम पड़ेगा और रिलैक्सिन हार्मोन कम पड़ेगा इसका मतलब स्वाभाविक है कि उसका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। आपके घर में भी भाई भाभी वगैरह लाया है, कोई भाई या भाभी लाया और नाटक नखरे कर रही है तो झाड़ू से दो मारिए उसको ताकि दौड़ दौड़ के काम करे तो लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो यकीन मानिए 100% ये प्रॉब्लम आनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट आगे। अब आगे अपन ने कुछ चीजें तो बता दी, सारी क्लियर कर दी। कुछ चीजें और रह गई है, वो बता देते हैं कि कौन सी चीजें रह गई है। देखिए अधिकांश जब बच्चे हो जाते था, पुरुष या महिला चाहते हैं कि उनके कम बच्चे हो और कम बच्चे होने के कारण या परिवार नियोजन अपनाया जाता है। मतलब इनका पालन पोषण ज्यादा का नहीं कर सकते, इसलिए हर किसी को कम बच्चे चाहिए होते। कम बच्चे चाहिए कि कम बच्चों के लिए नसबंदी करवाई जाती है या फिर नलबंदी करवाई जाती है। ठीक है। अब ये दोनों क्या चीजें होती है? तो एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन अब क्या है वो सुनिए ध्यान से। देखिए बच्चा कब नहीं होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले तो नहीं होता। अब या तो आपको शुक्राणु को रोकना होगा या फिर इस अंडाणुओं को रोकना होगा। अब शुक्राणुओं को रोकना है तो ये एक तो ये नस काट दीजिए, जैसे बैलों में किया जाता है, वो बढ़त किया जाता है, यूं बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें इनकी ये दोनों नसें होती है वो काट दी जाती है ताकि इधर उधर घूमता नहीं फिर और सीधा काम करे। ठीक है। तो ये कहलाती है नसें काट जाती है
और ये नस जो कहलाती है वो वेस डिफेंसा कहलाती है। और नस काटने के कारण, वेस को काटने के कारण इसको कहते हैं वेजेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वेजेक्टोमी। अगर नर्व में बंधीकरण किया जाता है या बंध्याकरण किया जाता है तो उसको वेजेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, सेम टू सेम यही क्रिया महिलाओं में अपनाई जाती है। अब महिलाओं में शुक्राणु इन अंडाणुओं से नहीं मिले, इसका एक ही मार्ग है। ये कौन सी ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब को बांध के बंद कर दो या फिर काट दो। ठीक है, तो अब फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं अपन, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। जब महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है बच्चा नहीं हो इसलिए, तो उसको एक नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टोमी। वहीं पुरुषों में अगर नस काटी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वेजेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट आगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये सब कर दिया, अच्छी बात है। कभी कभी अत्यधिक बच्चे पैदा होने से ये गर्भाशय खराब हो जाता है। अब जब गर्भाशय खराब हो जाता है तो यहाँ पर इस पूरे गर्भाशय को ही निकाल दिया जाता है, और जब गर्भाशय को निकालेंगे तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए ये पूरा पावर प्लांट जो भी लगा हुआ होता है वो महिला का निकाल लिया जाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं ऑपरेशन करना, यानी गर्भाशय का सफलतापूर्वक निकाला जाना। ये हमारे मेन था। हार्मोन्स हो गए आपके, बाकी ये हो गया। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक तो पहले प्राथमिक अंग होते हैं, दूसरे ये सारे अंग जो कहलाते हैं वो कौन से अंग कहलाएंगे? सहायक अंग या द्वितीयक अंग कहलाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये इस तरह मादा जनन तंत्र होता है और इसमें ये सारी चीजें होती है। बस बाकी कुछ और तो अपना बताना इसमें रहा नहीं। हाँ, एक और चीज देखिए, ये गर्भाशय में जो बच्चा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वो आपके भी ध्यान में रहेगा तो ठीक रहेगा। देखिए, गर्भाशय में जो बच्चा होता है, अब यहां पर ये एक झिल्ली में लिपटा हुआ रहता है, इम्यूसेप्टिक सैक में। सबसे पहले ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो स्पर्म, इसका मतलब किससे मिलकर बना? शुक्राणु। शुक्राणु के साथ संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? अंडाणु। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको एक शब्द में कहते हैं, वो क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज जो बनता है वो निषेचन से बनता है, और निषेचन जो होता है वो हमारी कौन सी ट्यूब में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। जब ये बच्चा यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो इसको पोषण प्रदान किया जाता है, और पोषण प्रदान करने के लिए एक इस तरह नाड़ लगी हुई होती है। इस नाड़ को हम कहते हैं प्लेजेंटा। क्या कहते हैं? प्लेजेंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी सांस, भोजन वगैरह इस प्लेजेंटा नामक नाल से होता है। आपने देखा होगा जब अपनी भैंस ब्याहती है तो उसकी एक नाल काटते हैं अपन। ठीक है, वो प्लेजेंटा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो प्लेजेंटा होता है वो इसको भोजन, पोषण वगैरह सारा प्रदान करता रहता है। ये जैसे जैसे जब भी गर्भ धारण करती है युग्मनज बनता है। इस युग्मनज में सबसे पहले जो विकसित होता है वो हमारा क्या विकसित होता है? हृदय। हृदय का मतलब ये इधर ही होता है। हाँ, इधर ही होता है। ठीक है, ये जो आप दिल वगैरह बोलते हो वो हृदय विकसित होता है, और जब हृदय विकसित होता है इसका मतलब उसमें धड़कन सबसे पहले आएगी। तो जो भी बच्चे की धड़कन स्टार्ट होती है वो लगभग स्टार्ट होती है कितने सप्ताह में स्टार्ट होती है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना। ठीक है, लड़की को 1.5 महीना कुछ असर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 1.5 महीना हो जाता है इसके बाद उसकी धड़कन स्टार्ट होगी। जब भी पहली धड़कन स्टार्ट होगी उसके शरीर में, मतलब शरीर में दूसरे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, और इसको जल्दी से अपना शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है लड़की का शरीर। परिणाम स्वरूप उसको सबसे पहले उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और यहीं से ये बधाइयां, खुशखबरियां वगैरह लोग जान जाते हैं कि उल्टी हो रही है भाई। तो इस तरह से 6 सप्ताह में भ्रूण में हृदय का विकास होने लगता है। लगभग 3 से 4 महीने जैसे ही होते हैं इसके बाद में अपन चेक करवाने जाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, और इसको सोनोग्राफी करवाना बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये गर्भाशय में होता है। 3 से 4 महीने में ऐसा कुछ विकसित नहीं होता है, मतलब कोई पूरे बॉडी के अंग हमारे विकसित नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है? तो डॉक्टर देखते हैं कि इसमें टेस्टिस का मतलब हमने बताया था वृषण, वास्तव में इसमें वृषण विकसित हुए हैं या नहीं हुए? विकसित तो होंगे नहीं, सिर्फ 2 डॉट दिखेंगे। अगर उसको 2 डॉट डॉक्टर को दिख जाते हैं तो वो कह देता है इसमें वृषण है, इसलिए ये हमारा ये क्या है? लड़का है। अगर इसके 2 डॉट नहीं दिखते हैं तो वो क्या है? लड़की है। ठीक है, कुछ माता पिता जिनकी पहली लड़की हुई होती है वो
बड़े जल्दबाजी में होते हैं कि दूसरा हमारा लड़का ही आना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि 3-4 महीने से पहले ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर को उस समय तक ये टेस्टिस विकसित नहीं हुए होते हैं,